हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। एक ऐसा लेक्चर जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है, चाहे आप क्लास 12 में हो, चाहे आप मेंबरशिप सीटी दे रहे हो। इन दोनों ही कोर्सेज के लिए, इन दोनों ही कंटेंट के लिए आपका जो बेसिक होना चाहिए हर एक चैप्टर का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसी के सिलसिले में ये लेक्चर आपके सामने रखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उस चैप्टर का यहां पर मैं बेसिक लेने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर को अंदर जानने से पहले, इस चैप्टर के डिटेल में जाने से पहले, आपको इस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट हैं जो मालूम होना चाहिए पहले से। जैसे कि एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट के अंदर टाइप ऑफ सॉलिड कितने होते हैं, फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी निकल कर आती है उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट जो यूनिट सेल है वो क्या होता है, उसके अंदर लैटाइस, बेसिस, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हम बेसिक जरा यहाँ पर समझेंगे शॉर्ट में, ताकि जब आप मेन चैप्टर पढ़ने जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमें पता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, किसी भी मैटर का जो स्टेट्स होता है वो तीन तरह का होता है। तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। हमें जो डिटेल में पढ़ना है, हमें जो यहां पे समझना है, जिसका बेसिक हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट कितने पार्ट में डिवाइड होता है? सॉलिड तो है, लेकिन सॉलिड के भी कितने टाइप्स होते हैं, तो वो हमें यहां पे समझ में आना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में आप देख सकते हैं मेजरली दो टाइप्स यहां पर निकल कर आते हैं। टाइप्स ऑफ, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो जो आपको पता होना चाहिए वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो हमें मालूम होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक होता है। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, जरा वो समझते हैं। तो जब कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हो तो इसका मतलब मैं एक ऐसे सॉलिड की बात कर रहा हूं जहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है बहुत ही रेगुलरली पैटर्न में होगा, या कह सकते हैं कि पीरियोडिक मैनर में होगा। जैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहां पर एक सॉलिड है और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स रखे गए हैं। ये पार्टिकल्स मैं इस तरह से रखता हूं, थोड़ा अलग कलर ले लेता हूं मैं आपके लिए। ये इस तरह से, तो जो पार्टिकल का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल एक इक्वल साइज के और इक्वल तरीके से जो कि यहाँ पे रखे गए हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक पैटर्न में है, मतलब एक के बाद एक फिक्स्ड इंटरवल पे वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट दिखाई देगा आपको, एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। जो भी एक पैटर्न है, जो भी एक पैटर्न दिख रहा है, वही पैटर्न फिर आगे दिख रहा है, फिर वही पैटर्न फिर आगे आपको दिख रहा है, फिर वही पैटर्न फिर आगे दिख रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है एक सर्टेन टाइम के बाद, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया हमारे लिए। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि इस तरह से पैटर्न दिख रहा है। और अगर मैं बोलूं कि इसके अलावा दूसरा क्या होता है, दूसरा सॉलिड कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। वो होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम होनी चाहिए बेसिक से, जो क्लास 11th में भी आपने किया होगा शायद, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, जहां पर जो सॉलिड सब्सटेंस है मेरे सामने, उसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्डरली मैनर में है, पीरियोडिसिटी में है, एकदम अच्छे से अरेंज है रेगुलर पैटर्न में, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर मैं बात करूंगा एमॉर्फस की, तो यस, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है उसमें डिसऑर्डरली मैनर में ये अरेंज होते हैं। डिसऑर्डरली का मतलब है जिगजैग पैटर्न में कहीं पर भी अरेंज होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एमॉर्फस की बात करूं तो सेम, अगर मैंने ऐसा कुछ सॉलिड लिया है जो एमॉर्फस पैटर्न दिखा रहा है, तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, छोटा बड़ा कम ज्यादा इस तरह से। जैसे कि एक पार्टिकल यहां पर अरेंज किया मैंने इस तरह से, ये पहला पार्टिकल है, तो जो दूसरा पार्टिकल होगा वो इस तरह से कहीं पर भी हो जाएगा, तीसरा पार्टिकल कहीं पर भी चला जाएगा। ठीक है, चौथा पार्टिकल कहीं पर भी जा रहा है इस तरह से, कुछ अरेंजमेंट का कुछ पैटर्न ही नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं पर कुछ भी जा हो रहा है, तो कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है। ये इस तरह से ये जो है कि पूरा यूज हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। देखो इस तरह से ये हो गया हमारे लिए एमॉर्फस। कोई सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट नहीं है, पार्टिकल्स वहां पर भी हैं लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट नहीं है, रेगुलरली अरेंज्ड नहीं है, इनका पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं है, या ये डिसऑर्डरली मैनर में अरेंज है। डिसऑर्डरली का मतलब पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जिगजैग पैटर्न दिख रहा है मुझे, कोई एक सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि पीछे आपने देखा था कि एक पैटर्न दिखाई दे रहा था कि भाई एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो आप सिलेबस में सीखेंगे, लेकिन उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि भाई एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन आइसोट्रोपिक। ये बड़ा अजीब नाम होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है पहले से। टीचर आया बोल दिया ये प्रॉपर्टी एन आइसोट्रोपिक है और ये आइसोट्रोपिक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो जब मैं बोलता हूं एन आइसोट्रोपिक, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मैंने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया, ये मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो आप देख पा रहे हैं, और यहां पर मैंने पार्टिकल्स को अरेंज करना शुरू किया। ये मैंने पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करना शुरू किया कि ये मेरे पार्टिकल्स है जिसको मैं अरेंज कर रहा हूं बड़े अच्छे तरीके से, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि जब ये आपस में अरेंज हो रहे हैं तो ये पीरियोडिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक पार्टिकल अरेंज हो रहा है इस तरह से, ठीक है। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब एक इनकी जो प्रॉपर्टी, इसकी सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होगी उसके पीछे थोड़ा मैं दिमाग लगाता हूँ कि भाई अगर इसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि आप समझ लो कि एग्जांपल के लिए कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब मैं चेक करना चाहता हूँ। तो ये एक सॉलिड है, मान लो कोई भी एक सॉलिड है जिसका मैं इस सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जब लाइट किसी भी सॉलिड से पास होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है बच्ची, वेरी करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है विथ रिस्पेक्ट टू, आप एयर लेते हो, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो अब हम ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं कि मान लो कि ये जो है मेरा लाइट है जो यहां से पास हो रहा है, देखो इस तरह से ये लाइट है जो यहां से पास हो रहा है। जब ये लाइट यहां से पास होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम भी जानते हैं कि जब लाइट यहां से पास होगा तो इस समय इसकी जो स्पीड है बाहर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये बाहर है एयर के अंदर, लेकिन जब अंदर जाएगा तो ये सॉलिड में से पास हो रहा है, तो यहां पर स्पीड कम होगी, मतलब यहां से आते आते इसकी स्पीड यहां पर मुझे काफी कम स्पीड नजर आएगी। स्पीड क्या नजर आएगी, मुझे कम नजर आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि ये बीच सॉलिड में से पास हो रहा है। तो ये हो गया इसका एक डायरेक्शन, इस सॉलिड का एक मैंने डायरेक्शन लिया। जैसे ये सॉलिड है पूरा का पूरा, इस सॉलिड का मैंने एक डायरेक्शन मैंने चेक किया, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से कम हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन से जाने पर सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। क्योंकि कम क्यों हो रहा है, क्योंकि कम इन द सेंस मतलब वो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दिखा रहा है। आप फिजिक्स के टर्म में बोलेंगे तो ज्यादा डेंसर है, यहां से जाने पर ऐसा लग रहा है कि मेरा सॉलिड बहुत ज्यादा डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, स्पीड को कम कर दे रहा है। जैसे थिक ग्लास और पतला ग्लास ऐसे समझ लो आप, तो ये बहुत ज्यादा हैवी ग्लास लग रहा है फिलहाल यहां से, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। अब यही अगर मैं अपने लाइट को यहां से पास करूं, यहां से जो आप देख सकते हैं इस समय इस तरह से, ये बिल्कुल पार्टिकल के गैप में से पास कर रहा हूं मैं, तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस समय जो स्पीड ऑफ लाइट है बाहर, जैसे हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा बाहर, लेकिन ये पार्टिकल के बीच में से पास हो रहा है। ये जो था पार्टिकल में से पास हो रहा था, लेकिन ये पार्टिकल का जो गैप है वहीं से पास हो रहा है, तो यहां पर उसको इतना ज्यादा रुकावट नहीं मिलेगा, और यहां पर स्पीड का जो लाइट है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो अभी भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। मतलब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बदल नहीं रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बहुत ज्यादा हो गया, जबकि यहां पर सेम लग रहा है, जैसे ऊपर था वैसे नीचे आ रहा है। मतलब कि डायरेक्शन बदलने पर, एन आइसोट्रोपिक का मतलब समझ लेना आज के बाद, डायरेक्शन बदलने पर अगर प्रॉपर्टी में चेंजेस होते हैं तो उसको एन आइसोट्रोपिक बोलते हैं। अगर आप कोई भी आपके पास सॉलिड मटेरियल है, उसके अंदर अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और वो प्रॉपर्टी जो है कि बच्चा बदल जा रही है डायरेक्शन बदलने पर, तब समझ लेना है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो है एन आइसोट्रोपिक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, एन आइसोट्रोपिक। और ऐसा ही कंसेप्ट आता है आइसोट्रोपिक के लिए। तो आइसोट्रोपिक क्या होगा, अपोजिट ऑफ दैट, मतलब कि सर अगर जैसे मैंने एमॉर्फस ले लिया, आपको दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि मैंने यहां पर एक एमॉर्फस सॉलिड ले लिया, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो एग्जांपल्स है उसके थोड़ा सा हम यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। इस तरह से देख लो, ये जिगजैग पैटर्न में अरेंज होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं इनका, कहीं पर भी आपको दिख जाएंगे ये, इस तरह से समझ लो, ठीक है। इस तरह से थोड़ा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कहीं पर भी ये दिखेंगे आपको। चलो यहाँ पे मैं करता हूँ, बाद में इसको अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इस तरह से ले लो आप, ठीक है। चलो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये एक एमॉर्फस पैटर्न हमने लिया हुआ है। अब एमॉर्फस में भी हमको ये सिखाया गया कि भाई अगर मैं यहाँ से लाइट को पास करता हूँ तो लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये पार्टिकल से पास होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आते आते उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ये पहला डायरेक्शन था। दूसरा हमको बोला गया कि अगर बीच में से पास करता हूँ, तो अभी इन दोनों के गैप में ये देखो यहाँ पे बहुत सारा गैप दिख रहा है मुझे,
तो मैंने यहाँ से पास करना शुरू किया। जब मैंने यहाँ से पास करना शुरू किया तो यहाँ पर स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब क्रिस्टलाइन वाले में क्या था कि भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था, लेकिन नीचे भी वही कंटिन्यू हुआ। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत ही जिगजैग पैटर्न में है, तो यहाँ पर जैसे जैसे ये आपका लाइट आगे आएगा वैसे ही एक दूसरे अंदर किसी पार्टिकल से टकराएगा और उसके बाद क्या होगा, आपका स्पीड क्या होगा बच्चा, यहाँ पर काफी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लेस हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन बदलते ही, डायरेक्शन बदलने के बाद भी आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आ रहे। यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड था, लेकिन यहाँ पर कम हो गया। यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था, लेकिन यहाँ पर आगे कम हो गया, क्योंकि बीच में पार्टिकल्स जिगजैग पैटर्न में कोई तो पार्टिकल बीच में आ जाएगा अचानक से, क्योंकि ये रेगुलरली अरेंज्ड नहीं है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन बदलने के बाद भी अगर प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वो है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, जो कि एमॉर्फस में देखी जाती है। क्लियर है एकदम? एक एक चीज समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? यस, बेसिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लैटाइस क्या होता है? आप चैप्टर पढ़ते हो सॉलिड स्टेट, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हम अरेंज कर रहे हैं तो उसमें एक वर्ड सुनने के लिए मिलता है लैटाइस। ये लैटाइस क्या होता है? जब भी आप किसी भी यूनिट सेल को देखेंगे, यूनिट सेल मतलब जो आप इस तरह से क्यूबिक सेल को देखते हो, तो आप याद रखना कि जो लैटाइस सेल जो मैं बोलता हूं, या जो मैं लैटाइस वर्ड यूज करता हूं, लैटाइस वर्ड का मतलब है कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, जो हम ये पॉइंट देख रहे हैं ना, इसी पॉइंट को बोलते हैं लैटाइस पॉइंट। मतलब ये लैटाइस पॉइंट है, आप ऐसे समझो, ये लैटाइस पॉइंट है जिसको मैं मार्किंग कर रहा हूं। ये सब लैटाइस पॉइंट है, चीजों को समझो पहले। ये सब लैटाइस पॉइंट है, यही आपको समझना है। ये क्या है? लैटाइस पॉइंट है। समझ में आ रहा है? ये 8 के 8 जो यहां पर दिखाई दे रहे इस समय, ये लैटाइस पॉइंट है। तो लैटाइस क्या होता है? एक तरह से कह सकते हो कि जहां पर मुझे एटम या पार्टिकल्स को रखना होता है, उस जगह को हम लैटाइस बोलते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। कोई एक यूनिट सेल होगा, उस यूनिट सेल पर एक एक पॉइंट अलॉट होंगे जहां पर आपको पार्टिकल्स को रखने होंगे। पार्टिकल्स को जो हम रखेंगे, जो पार्टिकल्स होगा उसको बेसिस बोलते हैं, लेकिन जहां पर रखना है उस पॉइंट को हम लैटाइस पॉइंट बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है एकदम? तो लैटाइस क्या है? यहाँ पर कोई हम डेफिनेशन या कोई ये नहीं कर रहे कि भाई हमको याद करना है, हम यहाँ पे चैप्टर करवा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको उस चैप्टर का बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको पहले से पता रहे कि हाँ लैटाइस क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स क्या हमारे लिए लैटाइस का काम करेंगे। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है? लैटाइस का काम करेंगे। भाई यहाँ पर लैटाइस है, यहाँ पर पार्टिकल्स को रखना है मुझे, यहाँ पर क्या करना है? मुझे पार्टिकल्स को रखना है इस तरह से। तो ये इस तरह से आप अरेंज करते हुए नजर आएंगे। क्या भाई? एक ही आपका इस तरह से हो गया। तो ये जो दिख रहा है मुझे इस समय, इसको हम बोलेंगे लैटाइस। और इसके बाद आता है बेसिस। बेसिस मतलब जो पार्टिकल्स को मुझे रखना है। तो ये पार्टिकल्स जो है, जो डॉट दिख रहा है यहाँ पर, ये बेसिस का काम करेंगे। बेसिस मतलब क्या हो गया? जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाऊं आपको और इजी वे में, तो कोई घर बनाते तो हम घर का क्या करते हैं? मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पर एक पिलर लगेगा, यहाँ पर एक पिलर आएगा, यहाँ पर एक पिलर आएगा, यहाँ पर एक पिलर आएगा। तो जो मार्किंग किया है वो लैटाइस पॉइंट है। और उसके ऊपर जो मैं ईंट डालने वाला हूं, जो ईंट सीमेंट जो रेती में डालने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिस। और जब उस पॉइंट पर ईंट सीमेंट रेती जब मैंने खड़ा कर दिया है और उसको स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल, या फिर बोल सकते हैं यूनिट सेल। चीजें समझ में आ रही? तो अभी ये क्या है? बेसिस है। बेसिस मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एटम्स पार्टिकल्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एटम्स पार्टिकल्स जो भी कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उसको हम बेसिस बोलते हैं। क्लियर? और जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, कौन? लैटाइस और बेसिस जब आपस में मिलेंगे, मतलब इस पोजीशन पे जब ये पार्टिकल्स आ गया, ये पार्टिकल यहां पर आ गया, ये पार्टिकल यहां पर आ गया, ये पार्टिकल यहां पर आ गया, तब उसके बाद जो तैयार होता है भाई, उसके बाद जो तैयार होता है वो बन जाता है आपके लिए यूनिट सेल। क्या बन जाता है? वो यूनिट सेल बन जाता है, दैट इज क्रिस्टल या यूनिट सेल उसको बोलते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो यूनिट सेल क्रिस्टल क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि अच्छा जो घर तैयार हो रहा है वो हमारा यूनिट सेल है। फिर एक कमरा तैयार हुआ, यूनिट सेल, दूसरा कमरा तैयार हुआ, यूनिट सेल। ऐसे बड़े बड़े यूनिट सेल जो कि आपको बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है? जो बार बार क्या होंगे? रिपीट होंगे किसी बड़े घर के अंदर। क्लियर है एकदम? लैटाइस क्या होता है? जो पॉइंट दिख रहा है मुझे। बेसिस क्या होता है? जो एटम दिख रहा है मुझे। दोनों को मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिट सेल बन जाएगा। कहानी खत्म, ठीक है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यूनिट सेल आ गया, तो कितने टाइप के यूनिट सेल जनरली आपको देखने के लिए मिलते हैं इस चैप्टर में, ठीक है? सिलेबस में भी आप सीखेंगे इस चीज को, लेकिन यहाँ पर भी मालूम होना चाहिए बेसिक में कि भाई कितने यूनिट सेल हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं। समझना एक एक चीज को। पहला है सिंपल क्रिस्टल सेल, जिसको हम एससीसी बोलते हैं। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल। तीसरा है फेस सेंटर्ड सेल। अभी मैं बहुत इसमें डीप में नहीं जाएंगे हम। चौथा है बेस
सेंटर्ड सेल, ये 4 तरह के यूनिट सेल हमें देखने के लिए मिलते हैं। एससीसी, शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं एससीसी, इसको बोलते हैं बीसीसी, इसको बोलते हैं एफसीसी, और इसको बोलते हैं बेस सेंटर्ड। ठीक है, बेस सेंटर्ड, इस तरह से देख लो आप। जनरली ये स्टार्टिंग के 3 हम ज्यादा यूज करते हैं, ये बेस सेंटर्ड है, बेस सेंटर्ड सेल है ये। क्लियर है? तो ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं जो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इस तरह के होते हैं, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, कैसे अरेंजमेंट होगा, वो सब हम चैप्टर में बाय डिफॉल्ट सीखते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब ये नया चीज क्या है, क्रिस्टल सिस्टम का मतलब क्या हुआ सर? देखिए, यूनिट सेल जो था वो 4 थे हमारे पास। यूनिट सेल कितने थे हमारे पास? 4। इन चारों को हमें अलग अलग तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, 14 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं इसको हम। उसके लिए 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाया गया था। उन 7 क्रिस्टल सिस्टम को समझना पड़ेगा यहाँ पर विथ ट्रिक, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो क्रिस्टल सिस्टम जो है हमारे पास 7, वो कौन कौन से जरा देख लेते हैं। तो इनको याद करने का सिंपल सामने तरीका बनाया हुआ है कि एक है क्यूबिक, एक है ऑर्थोरोम्बिक, एक है टेट्रागोनल, एक है मोनोक्लिनिक, एक है रोम्बोहेड्रल, देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। तो इसको याद करने का तरीका हमने कुछ इस तरह से बनाया कि अक्टूबर में मैराथन होगी। क्या बोला मैंने? अक्टूबर में OCT, अक्टूबर में क्या होगी? मैराथन, MRTH, मैराथन। ये इस तरह से देख लो, अक्टूबर में मैराथन होगी। ठीक है, तो O से क्या हो गया हमारे पास? O से क्या हो गया, चेक करो। O से ऑर्थोरोम्बिक हो गया, C से क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा, T से क्या हो गया? टेट्रागोनल, M से क्या हो गया? मोनोक्लिनिक, R से क्या हो गया? देखो यहाँ पे रोम्बोहेड्रल हो गया, फिर T से क्या होगा? ट्राइक्लिनिक, और H से हेक्सागोनल। तो ये अपने दिमाग में सेट करना कि भाई ये चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद ये 4 3 2 1 1 क्या है वो तो बाय डिफॉल्ट आप चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन बेसिक में पता होना चाहिए कि यार हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जिनको हम इस तरह से ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, चलेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मजेदार तरीके से। डेंसिटी देखो यहाँ पर, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। डेंसिटी, मोलार मास और एज लेंथ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब आप चैप्टर सीख रहे हो तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि यार एज लेंथ एग्जैक्टली किसके बीच का डिस्टेंस है। डेंसिटी मतलब क्या है? देखो, डेंसिटी का जो मतलब होता है, जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बाय डिफॉल्ट जो भी मास होगा और जो भी वॉल्यूम होगा वो हमें यहाँ पे लेना है। लेकिन सर यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो सकता है? तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। कोई भी यूनिट सेल, चाहे वो FCC हो, BCC हो, कुछ भी होने दो, अंदर पार्टिकल उसके वैरी करते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम होता है, जो जगह होती है, वो बदलती नहीं है। जैसे कि एक कमरा है, उस कमरे में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अब मान के चलो कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हैं, या फिर उस क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे, कमरे का साइज चेंज नहीं होता है। तो वैसे ही ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो बदलता नहीं है, चाहे पार्टिकल कितने भी कम ज्यादा हो। तो अगर ये यूनिट सेल है तो ध्यान से देखना जरा, इस यूनिट सेल के अंदर यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम एज लेंथ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए। ये एज लेंथ है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यही सब चीजें जो है कि मेन एक्सप्लेनेशन में बच्चे मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनका बेसिक क्लियर नहीं होने की वजह से वो प्रॉब्लम होते हैं चैप्टर के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका LBH वाला हिसाब किताब है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो वॉल्यूम जो होगा हमेशा यूनिट सेल का फिक्स रहेगा, A3। ये फिक्स्ड है। तो यहां पर अगर मैं मास पता है मुझे, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो मतलब इसका मतलब ये A3 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? A3 की बात हो रही है। तो डेंसिटी समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं मोलार मास क्या होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मोलार मास। मोलार मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, मतलब मेरे पास 1 मोल पार्टिकल है, उसका मास। तो आप बोलेंगे सर मास मतलब स्मॉल m, और 1 मोल का मतलब है Na। तो मोलार मास जो होता है वो रियलिटी में ये होता है कि भाई एक पार्टिकल का जो मास है वो बताओ, और ऐसे कितने पार्टिकल है मेरे पास? Na पार्टिकल है। देखो मास मतलब स्मॉल m, एक पार्टिकल का मास, इंटू Na मतलब इतने सारे पार्टिकल मेरे पास है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मोलार मास मिल जाएगा। तो ये मोलार मास होता है जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। और एज लेंथ क्या होता है? एज लेंथ जो मैंने आपको बताया कि 2 पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एज लेंथ दिखाते हैं, स्मॉल a से दिखाते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? एकदम एकदम चीजें समझ में आ रही है? क्या करना है, क्या आपको मालूम होना चाहिए पहले से। ठीक है, फिर इसके डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, कहां पर यूज होता है सीटी में, बोर्ड में, वो सब आप आगे देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है?
ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? तो याद रखना कि यहां पर जब हम पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ में अरेंज करते हैं, मान लो कि एक कोई पार्टिकल है, इस तरह से हमने अरेंज करना शुरू किया, जो आप देख पा रहे हो ये पार्टिकल है और इसको हमने क्या किया, एक के बाद एक ऐसे अरेंज करना शुरू किया। तो जब ये पार्टिकल को हम ऐसे अरेंज करते हैं तो मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को टच कर रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं, और वो जितने पार्टिकल को टच करेगा उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का लॉजिक कुछ इस तरह समझना है, जैसे कि मैंने ये इस तरह से अरेंज करना शुरू किया, इसको हम 2 डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशनल भी होता है बट फिलहाल मैं आपको 2 डायमेंशनल दिखा रहा हूं। जैसे अब यहाँ पे पूछूं मैं आपको कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस अरेंजमेंट में किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, कोई एक पार्टिकल पकड़ेंगे बीच में से और देखेंगे जैसे ये यहाँ पर अटैच कर रहा है, एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, 4 जगह वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक पार्टिकल जो है, ये जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में इसको टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, मतलब टोटल 4 जगह टच कर रहा है। तो ये फिलहाल स्क्वायर प्लैनेट के अंदर आता है, वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस चैप्टर के अंदर आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि वो कितने लोग को टच कर रहा है। तो अगर मेरे पास समझो कि सिर्फ यही अरेंजमेंट आ गया एग्जाम्पल के लिए, कि मेरे पास सिर्फ ये अरेंजमेंट है कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सिर्फ इतना ही है, तीन एलिमेंट दे दिया, इस तरह 3 पार्टिकल दे दिए, बोले इसका अरेंजमेंट बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो ये बंदा कितने लोगों से अटैच है, एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, तो इसका आंसर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लोग को वो टच कर रहा है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल चीज है एकदम, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि ये क्या है। मेन चीज को समझने के पहले इसके पीछे का जो सीन है वो समझ में आना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज जो आपके सामने रखी हुई है वो कितनी भरी हुई है, कितना ज्यादा उसके अंदर पार्टिकल इन्वॉल्व है। जैसे कि एक क्लासरूम है जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 40 बच्चे बैठ सकते हैं, 40 बैठ गए तो हम बोलेंगे यार ये फुल है पूरा, मतलब ये 100% भर चुका है एग्जाम्पल के लिए। तो अब 40 की जगह पे कभी 30 आए, कभी 32 आए, कभी 25 आए, तो पैकिंग एफिशिएंसी उस हिसाब से आप निकाल रहे हो कितना भरा हुआ है। यहां पर हम एक बॉटल के थ्रू समझते हैं कि अगर मेरे पास एक कोई बॉटल है और उस बॉटल में मुझे मार्बल, मार्बल मतलब गोटी जो होती है, गोली जिसको हम बोलते हैं, कंचा, वो अगर मुझे डालना है समझो, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, एक मार्बल यहाँ पर बॉटल है मेरे पास और इसमें मैंने गोटी मार्बल डालना शुरू किया। तो जब मैं मार्बल फिलअप करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्बल इस तरह से आके फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मार्बल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि भाई वो पूरा भरने के बाद भी अंदर बहुत सारी जगह बच जाती है, जो आप जानते हो, ठीक है। इस तरह से मार्बल हमने फिलअप कर दिया, तो हमें ये नहीं बोल सकता हूं मैं कि यार ये पूरा फुलफिल हो चुका है। क्या इसके अंदर अब कुछ नहीं भरा जा सकता है? बिल्कुल भरा जा सकता है, इसके अंदर पानी अभी और आ सकता है, पाउडर, कोई मिट्टी का पाउडर डाल दो, बहुत सारा मिट्टी का पाउडर नीचे जाके भर जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये कि कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट पार्टिकल ने उस जगह को कवर कर ली है, उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इन शॉर्ट बेसिक में आपको क्या समझना है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज उस जगह पे कितना ज्यादा कैप्चर कर चुका है, उसी को हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। कितना परसेंटेज जो है कि हमारा पार्टिकल जो है कि उस जगह को कवर कर लिया है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? यस, कंसेप्ट वाइज एकदम चीजें समझ में आ रही है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या? तो पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला भी निकलता है जो आप चैप्टर में सीखेंगे, बट यहाँ पर भी देख लो कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि यार पैकिंग एफिशिएंसी, तो उसका जो आपने अभी भी सीखा उसी के बेस पर आप बोलेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स है उनका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो पार्टिकल है उनका कितना वॉल्यूम है वो ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे कि ये जो है, ये मार्बल का, एक मार्बल का कितना जगह कवर किया, मार्बल ने कितना जगह कवर किया उसको ऊपर लिखेंगे, और टोटल बॉटल में कितनी जगह है उसको नीचे लिखेंगे, इनटू 100 विल बी पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। क्लियर है एकदम? चलिए नेक्स्ट आते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। लास्ट कंसेप्ट इसे समझने के लिए, डिफेक्ट मतलब क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये वर्ड समझ में नहीं आते हैं, बोलने के लिए तो बहुत ईजी वर्ड डिफेक्ट, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है सॉलिड स्टेट के अंदर। तो जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं डिफेक्ट, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जब कोई पार्टिकल्स आपस में अरेंज होता है, क्योंकि सब नेचुरली अकरिंग पार्टिकल्स है, नेचर में अपने आप से बन रहे हैं,
तो जब इनका फॉर्मेशन होता है इस तरह से कि भाई एक पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल, दूसरे के बाद तीसरा पार्टिकल, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यार एक पार्टिकल जल्दी जल्दी में यहाँ पर कहीं अरेंज हो गया, उसको अरेंज कहीं और होना चाहिए था बट कहीं और अरेंज हो गया, देखो इस तरह से। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, एक डिफेक्ट का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है मेरे लिए, डिफेक्ट का काम कर रहा है, सही से अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो जब कोई पार्टिकल्स आपस में अरेंज होते हैं तो उस टाइम पर जो इरेगुलरिटी आ जाती है, जो पीरियोडिक पैटर्न जो होना चाहिए वो नहीं होता है, टूट जाता है, डिसऑर्डरली अरेंज हो जाते हैं कुछ लोग, उसकी वजह से जो क्रिस्टल सिस्टम बनता है वो क्या होता है, आपका डिफेक्ट वाला बनता है। उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। हालांकि इस डिफेक्ट के अलग अलग तरीके होते हैं, कहीं पर हम डिफेक्ट जानबूझ के डालते हैं ताकि उसकी मजबूती ज्यादा हो जाए, जैसे कि स्टील की बात करेंगे तो लोहे के अंदर हम कार्बन जानबूझ के डालते हैं ताकि लोहा हमारा क्या बन जाए, स्टील बन जाए, तो वहां पर डिफेक्ट हम जानबूझ कर डालते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में आपने सुना होगा कि डोपिंग की जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा हमारा सेमीकंडक्टर पावरफुल होता है। तो कहीं के पर हम खुद से करते हैं, कहीं के पर जानबूझ के की जाती है, मतलब हम जानबूझ कर करते हैं, कहीं पर खुद से हो जाती है। तो दैट डिपेंड्स। वैकेंसी डिफेक्ट है, कहीं पर लोग अचानक से पार्टिकल पार्टिकल चल रहा है और दूसरा पार्टिकल आया ही नहीं वहां पर, समझो अगला पार्टिकल यहाँ पर आया ही नहीं एग्जाम्पल के लिए, नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है, कहीं पर बीच में गैप हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से डिफेक्ट हो गया कि भाई यहाँ पर पार्टिकल आना चाहिए लेकिन है नहीं। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि भाई जो मेन पार्टिकल आना चाहिए उसकी जगह पर कोई दूसरा पार्टिकल आ गया, समझो कि यहाँ पर एक पार्टिकल आना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पार्टिकल यहाँ पर आएगा, लेकिन वो पार्टिकल ये पार्टिकल नहीं है, कोई दूसरा पार्टिकल अजीब ही लग रहा है एकदम, देखो इस तरह से कोई अजीब पार्टिकल आ गया, समझो मान लो कि कुछ ऐसा पार्टिकल्स आ गया एकदम अजीब, थोड़ा कलर चेंज कर देता है, ऐसा कुछ आ गया, अलग पार्टिकल आ गया, क्रिस्टल वही है बट चीजें बदल गई, यहाँ पर कुछ अलग आ गया है, तो जो मेन पार्टिकल्स था उसकी जगह पर कोई दूसरा आ गया है। तो ऐसे अलग अलग जो है कि हमें चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो कि आपको डिफेक्ट के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ये एक बड़ा टॉपिक होता है आपको सॉलिड स्टेट के अंदर जो आपको चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद आप इस चैप्टर के अंदर वो कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे बिना किसी डाउट के कि भाई सॉलिड स्टेट का मतलब अब मुझे सब कुछ आएगा, क्योंकि मैं इसके बेसिक को समझ चुका हूं। यही मेन चीज है, उसके आगे जो चीजें आप सिलेबस में पढ़ेंगे उसमें तो आप ऑब्वियस है, हम आपको कराएंगे जैसे भी, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।